नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्ट का, तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में अभिनेता और सांसद रवि किशन ने रोड शो किया। सांसद रवि किशन ने इस रोड शो में भारी संख्या में भाजपा समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि रोड शो के दौरान सांसद रवि किशन ने कहा कि 325 सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं और विपक्ष पर अपना बाल नोच रहा है। 325 का आंकड़ा डाक रहे हैं। उन लोग सबका बुद्धि लोग बाल नोच रहा है अपना। उन लोग को पता है उनकी हार पहले चरण से। हम गाजियाबाद में थे, हम नोएडा में थे, हम वहां भी थे, हम यहाँ भी हैं। हम तो जमीन पे घूम रहे हैं, ये पूरा देख रहे हो। हमको तो ये मालूम, दिखाओ तो ये है। ये लोगों ने क्या किया है, लोग जीतेंगे। पहली बात तो आप लोग को भी सोचना चाहिए कि लोगों ने ऐसा क्या काम किया है कि लोग जीतेंगे, और ये लोग को क्यों जनता जिताएगी। कोरोना में कहाँ थे आजमगढ़, अखिलेश यादव को खोज रहे थे कि कहाँ है हमारे सांसद जी। ये लोगों ने क्या काम किया, कब अनाज बांटे, कब शौचालय दिया, कब मकान दिया, कब बिजली दिया। हमेशा हम लोगों को ये लोगों ने दबाया है। गोंडा जिले के कटरा विधानसभा क्षेत्र के राजस्थान से चली आ रही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने आर्य नगर चौराहे पर कमल निशान का प्रतीक बनाकर उसे द्वीप से सजाया। इसके साथ ही उन्होंने जय भाजपा तय भाजपा का नारा भी लगाया। इस दौरान उनके साथ कटरा विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने यहां विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को जिताने का संकल्प भी लिया। 97 कटरा विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय पूजा कपिल मिश्रा जी राजस्थान से के आई हैं। आज मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि इस बार महिलाओं के बारे में या इनका अहम मुद्दा क्या रहेगा चुनाव पर। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपके चुनाव का अहम मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, चुनाव का हमारा अहम मुद्दा हमेशा से हमें विकास रहा है, भारत की एक तस्वीर बदलना, विश्व बनाना। और जिस तरह से योजना मोदी जी या योगी जी के कार्यकाल में आई है, और स्पेशल क्योंकि मैं मातृशक्ति से आती हूँ, महिला मोर्चा हूँ, तो मातृशक्ति के लिए विशेषकर योजनाएं जिस तरह से मोदी जी ने बनाई, ईज ऑफ लाइफ की कैसे सुगमता नारियों के जीवन में रहे, चाहे आप उसको बराबरी की हिस्सेदारी न्याय देने की बात हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, चाहे उज्ज्वला माध्यम से उनकी आंखों से आंसू पोषना, उनके स्वास्थ्य का। विपक्ष का कहना है कि भाजपा के राज में नारी सुरक्षा का कोई बहुत अहम मुद्दा नहीं बन पाया, इसको क्या बताएंगे? देखिए, ये शायद विपक्ष अपने बोलने के लिए अपने मुंह में कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये देश की जनता और ये मेरे पीछे नारी शक्ति जानती है जिस तरह का सुरक्षा चक्र आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सुरक्षा और कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। यही नहीं कि आपके जो मतलब जो अपराधी जो कभी उत्तर प्रदेश में जिनका तांडव चलता था, आज वो पंजाब की जेलों से आने में डरते हैं। ये हमारी कानून व्यवस्था है और नारी के लिए सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। आज ये नारी शक्ति खड़ी है, इनसे पूछ सकते हैं कि आज कानून को लेकर आज ये निष्पक्ष होकर खड़ी होकर जा सकती हैं। ये बच्चियां योगी जी के राज का, उनके भाजपा के शासन का ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आज लड़की खड़ी है, कोई छेड़ के तो देखे, उसको नहीं साइड करके दिखा दें। इसमें एक बयान चल रहा है अखिलेश जी का कि अगर मेरी सरकार होती तो मैं 1 साल में मंदिर बनाने की कंप्लीट कर दूं। इसको क्या कहेंगे? अरे वो लोग बात कर रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। मुझे लगता है सारे लोगों को, हिंदुस्तान को हंसी आएगी। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई है वो ये बात कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। और रोका किसने था? आज से 5 साल पहले सरकार किसके पास थी? अखिलेश जी, मानी जी, आपके पास थी। और आपके हाथों को ना किसी राम भक्त ने बांधा था और ना किसी और ने बांधा था। उनकी भक्ति एक ही जगह चलती है, वो जो महीन जालीदार टोपी पहनने में, उनका काम वहीं का रहता है। तो अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ भाजपा की वजह से राम का नाम लेना तो शुरू किया, क्यों ही बहनों? आज राम का नाम लेके ये सब लोग चल रहे हैं। चलो, ये अंतर है एक अच्छे शासन का, अच्छे प्रशासन का। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? आप बताइए कि क्या जो आपने बताया है बिल्कुल सच, बिल्कुल सही कह रही है दीदी कि अगर हमारी सरकार है तो उसने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही सशक्त काम कर। कोई एक योजना बता दीजिए। हाँ, हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, इज्जत घर और इतनी सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अगर आप उंगलियों में गिनना शुरू कर दें तो आप खुद भूल जाएंगे कि कितनी योजना। महिलाएं भी खड़ी है, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ कि देखिए क्या जो योजनाएं हैं सफल हैं, किस तरह की हैं। आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि जो आपको उज्ज्वला गैस मिला है कि नहीं मिला? हाँ, मिला है। मिला है ना? और
और तो गैस मिला है, अब जाओ काम आप सब लोग चेहरे आपको दिखा रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जो रुपए डी के भी मौजूद है यहाँ पे, आइए इनसे बात करता हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि इसमें जो एक मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, हमने देखा है कल एक जगह प्रोग्राम लगाया था, तो वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि ब्राह्मण बहुत क्षेत्र होने की वजह से कुछ यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है, इस पर क्या? हमारे क्षेत्र में सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ हमारे पार्टी में जात पात का कोई स्थान नहीं है। हम लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं और सबके बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है, न कोई। राजस्थान में जगराम पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए रैली निकाली। इस दौरान समर्थकों ने अब की बार समाजवादी सरकार और समाजवादी सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। चित्रकूट के मणिकपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रंजना बराती लाल पांडे के समर्थन में कांग्रेसियों की अलग अलग टोलियों ने प्रचार किया। बता दें कि कांग्रेसियों ने जनसंपर्क कर जनता से वोट मांगे। इसके अलावा उन्होंने नुक्कड़ सभा भी की। नुक्कड़ सभा में पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुधीर सिंह तोमर ने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस की आंधी है। वहीं जनसंपर्क के दौरान रंजना बराती ने कहा कि बेटियों को कोई भी माफिया कमजोर न समझे। चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और कामतानाथ जी को प्रणाम करते हुए मानिकपुर की सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों को नमस्कार करता हूं। मैं तर्रा महाविद्यालय तर्रा में नौजवानों की ताकत से अध्यक्ष बना था। मैं लगातार कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं, छात्र जीवन से ही। उसी का परिणाम रहा पिछले वर्ष उपचुनाव में मेरी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। उपचुनाव के समय सत्ता पक्ष की लहर थी। सत्ता पक्ष के 40 विधायक, 20 मंत्री इस मानिकपुर विधानसभा में पड़े थे। और आप देख लीजिए उस सत्ता पक्ष के जो सत्ता पक्ष का जीता विधायक था, उनको कैंडिडेट ढेरे नहीं मिला। उन्होंने एक ऐसे दल को कैंडिडेट बना दिया, ऐसे दल से आया है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार है और मानिकपुर विधानसभा में हमारी पार्टी कई बार विधायक बनी है। लेकिन जिस दल सत्ता पक्ष ने जिसको टिकट बेच दिया उसको आप समझ लीजिए उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। कई बार अपना दल लड़ा। और जहाँ तक जिस समुदाय से हम आते हैं उस समुदाय से कोई कैंडिडेट नहीं। आप समझ लीजिए हमको तो हर समाज के तबके का वोट मिल रहा है। आदिवासी कोलों को वोट मिल रहा है, राजपूतों को मिल रहा है, निषादों को मिल रहा है, वर्मा भाइयों को मिल रहा है, पटेल भाइयों को मिल रहा है, सारे समुदाय के लोगों को मिल रहा है। किसी समुदाय के व्यक्ति, उसका रीजन ये है कि मैं छात्र राजनीति से राजनीति कर रहा हूँ। समाज के हर तबके में हम पहुँचे। मानिकपुर क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करती हूँ, माता को, पिता को और सम्मानित भाई और बहनों को, सभी को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। मैं रंजना बराती लाल पांडे, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, मानिकपुर विधानसभा 237। मैं मानिकपुर की सम्मानित जनता से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ। आप लोग मुझे इस बार मत रूपी आशीर्वाद दीजिए। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि अगर मानिकपुर की क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम करूँगी। क्षेत्र के सम्मानित जनता का मान और सम्मान को बरकरार रखूँगी और सभी समाज के लोगों को लेके एक साथ चलूँगी। जब जनता के बीच जाते हैं तो क्या संबोधन देते हैं उनको? जब मैं जनता के बीच पहुंचती हूं तो मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। इस बार मानिकपुर विधानसभा में सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जनता परेशान है, महंगाई चरम पर है, किसी को रोजगार नहीं है और डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस के दाम महंगे, हर वस्तु, खाने पीने की चीज़, हर वस्तु महंगी हो गई है। किसी को रोज़गार नहीं है। ये जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, ये पहले कहती थी 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन आज किसी को रोज़गार नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी कहती उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं किसान किस तरह परेशान है, खाद के लिए परेशान, बीज के लिए परेशान, लाइन में सारा दिन लगे रहते हैं। फिर
झांसी से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। झांसी के रेवन गांव में साइकिल से जा रही स्कूली बच्ची को तेजी और लापरवाही से चलाते आ रहे ट्रैक्टर चालक ने कुचल दिया। इस घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से घायल छात्रा को झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद भी चक्का जाम नहीं खोला गया और ग्रामीण कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए हैं। क्या नाम? दीपनारायण कुशवाहा। क्या हुआ? घटना क्या घटे? मेरी भतीजी के दोनों ट्रैक्टर चढ़ा दिया। कोई रेवन का ड्राइवर था पाल। अच्छा। और ट्रैक्टर राय साहब का था। अच्छा। ट्रैक्टर किस चीज से भरा था? बालू से ट्रैक्टर भरा था। अच्छा, कहाँ जा रहा था? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ है गढ़वा में अनिल पटेल के प्लांट के पास। बच्ची भतीजी हमारी पेपर देने के लिए जा रही थी रेवन। अच्छा, पेपर देने के लिए हाई स्कूल के पेपर चल रहे थे, पी बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, तो वो वहाँ से पेपर देने के लिए जा रही थी। अच्छा, आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? हम लोगों ने पुलिस से शिकायत कर दी है। तो ट्रैक्टर थाने पहुँच चुका है, ड्राइवर थाने पहुँच चुका है। अच्छा, ट्रैक्टर थाने पहुँच पैसा नहीं देगा। सर, आज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, क्या मांग थी और क्या घटना घटी इनकी बच्ची के साथ? यहाँ पे एक बिटिया थी हमारी अक्षय ग्राम की, वो स्कूल पढ़ने जा रही थी सवेरे, और इधर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो रेत भरा हुआ आया था, उसी से वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के पश्चात में यहाँ पे गांव के कुछ लोग ही उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल यहाँ से ले गए हैं। हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टर जैन साहब से वहाँ पे बात होगी, जो बच्ची को पूरा का पूरा इलाज जो है वो मुहैया करा रहे हैं। यहाँ से हमने जो ट्रैक्टर चालक था और ट्रैक्टर को उसको लचूरा थाना पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है, और अभी तहरीर के ऊपर पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसको हम करवा रहे हैं। तो पूरी सख्त कार्रवाई है वो इनके खिलाफ हम लोग पूरी की पूरी करवाएंगे, और बच्ची की जो पूरी मदद है वो हम पूरी की पूरी सरकारी मदद हम वहाँ पे करवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि ये ट्रैक्टर किसी दिन बालू उसके उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं, ताकि ऐसी फिर कोई घटना जो है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। क्या नाम आपका बेटा? सुहानी। क्या घटना घटी? आप हम लोग साइड से जा रहे थे, वो ऐसे बगल से आ रहे थे, तो भीट में घाला उन्हें ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया, तो उनके ऊपर दो पैर में थल गए हैं उनकी, और कहती चाप टेढ़ी हो गई है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम अक्सर से जा रहे थे, रेवन जाना था। रेवन किस लिए जाना था? पेपर देने, हाई स्कूल के। अभी आप लोगों ने चक्का जाम किया, किन मांगों को लेकर चक्का जाम किया? इसलिए किया कि जो ट्रैक्टर लेके जा रहे थे वो पैसे नहीं दे रहे थे, हाँ, इलाज के लिए। और जब हम घटना घटी थी तब भी ट्रैक्टर लेके भाग रहे थे, वो ड्राइवर भाग रहा था और मोबाइल नहीं दे रहे थे, फोन लगा भी खिलाना पापा के। आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? इसकी सूचना पुलिस को दी? हाँ। कितनी देर में पहुंची पुलिस? थोड़ी देर में पहुंची। जब चाहे जब से खबर सामने आई है। संभल के प्रमुख घाट बबराला घाट पर गंगा का पानी सूख गया है। नगामी गंगा घाट पर गंगा जल नहीं आ रहा। घाट पर भरा हुआ पुराना पानी काला हो गया है और उसके पानी से दुर्गंध आ रही है। पक्के घाट की जगह तमाम श्रद्धालु करीब 1 किलोमीटर चलकर दूर बने गए अस्थायी घाट पर स्नान के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मगरमच्छों के होने की बात भी कही जा रही है। इन सब से घाट पर रहने वाले साधु महात्मा और दुकानदारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। जब चाहे जब से गंगा मैया आई, जब से गंगा मैया जब से यहाँ आई है, क्या मतलब है? दोबारा बताओ जरा। जब तक गंगा माँ यहाँ आई है, जब तक हम सूर्य किनारे माता है वहाँ पे कुछ रहा नहीं। क्या हुआ है? क्या चला गया? वहाँ से जल ही नहीं रहा, वो कोई स्नान नहीं होता। काय में जल चला गया है ये बताओ? वहाँ से जल है ही नहीं, सूख गया ना। काय में से सूख गया है? गंगा में काला पड़ गया। गंगा में काला पड़ गया। गंगा ये तालाब जैसा बन गया, गंगा का बिल्कुल धार बंद कर रखी है लोगों ने। वैसे नहाने के लिए लोग परेशान है और इस तालाब में ही नहा जाते हैं बेचारे, और गंगा जी के मेन 2 किलोमीटर जा नहीं पाते हैं। तो कैसे बंद है यहाँ पे पानी आना? ये फसल वगैरह जो कर रखी है उससे बंद है साहब। राजघाट है। ये कच्चे घाट पे क्यों नहा रहे हैं आप? कच्चे घाट पे जली नहीं है, पक्के घाट पे यहाँ पे पानी आना। ये फसल वगैरह जो कर रखी है उससे बंद है साहब। राजघाट है। जब चाहे जब से गंगा मैया आई, जब से गंगा मैया जब से यहाँ आई है, क्या मतलब है? दोबारा बताओ जरा। जब तक गंगा माँ यहाँ आई है, जब तक हम सूर्य किनारे। हाँ, वीडियो वायरल हो रहा था। रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में छात्रों के साथ मारपीट कर अपनी दहशत फैलाने वाले आरोपी का आज मऊगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि ये शख्स छात्रों के साथ मारपीट कर उन पर दबाव बनाकर पैसे की मांग करता था और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देता था। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ वीडियो वायरल हो रहा था, वीडियो वायरल के आधार पर ही जो हमारे पुलिस कप्तान साहब को संज्ञान में आया, उन्होंने थाना प्रभारी को भेजा। उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से उसमें कार्रवाई करते हुए एक जो वीडियो वायरल हुआ जिसे मारपीट कर रहे हैं एक लड़के को उसमें पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। फरियादी अभी कोई सामने नहीं आया है, फरियादी की तलाशी पुलिस कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ छात्रों को परेशान किए जाने का मामला कोई इसी तरह मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई ऐसी घटना किसी छात्र के साथ घटी है, अगर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो छात्र भी थाने पे आके रिपोर्ट करें, वरिष्ठ कार्यालय में आके रिपोर्ट करें, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें पुलिस प्रत्यक्ष से कार्रवाई कर रही है, फरियादी की तलाश करें। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फरियादी कोई हो तो आपके आज हमारी जो स्ट्राइक है। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही है। पुंछ के सुरनकोट में पीएचसी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने ये प्रदर्शन क्यों किया, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। आज हमारी जो स्ट्राइक है ये हमारी परमानेंट रेगुलराइजेशन के लिए, पॉलिसी के लिए हमें ये स्ट्राइक रखी है। हम बहुत देर से ये स्ट्राइकें करते आ रहे हैं, लेकिन बदनसीबी ये हमारी है कि हमारी किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हम आज इस स्ट्राइक को फिर एक बार दोबारा इस हालत पर पहुंचे कि हमें स्ट्राइक करनी पड़ी। और ये स्ट्राइक हमारी ये आवाज़ हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारी आवाज़ को एलजी सरकार या एलजी गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमें भी परमानेंट किया जाए और हमारे बच्चों को इसका फ़ायदा हो, हमारी फैमिली को इसका फ़ायदा हो। बदनसीबी ये है हमारी कि हमें बीपीएल से भी निकाला गया, क्योंकि आप अब मुलाजिम हो ना, तो हम रहे मुलाजिम, ना रहे हम बीपीएल में, ना रहे हम किसी घर के, ना रहे डिपार्टमेंट के। ऊपर तक पहुंचाते हैं, मगर वहाँ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 1996 में आपको मालूम है एक परिंदा इधर उल्लू, वो उसको दिन को अंधेरा हो जाता है, रात को उसको लाइट हो जाती है। वो 1996 से लेकर 2014 तक वहाँ सेक्रेटरीट में उल्लू बैठते थे। वो हमारी बात को उन्होंने नहीं सुना, हमारी आवाज़ को नहीं। 2014 के बाद यहाँ बीजेपी सरकार है, हमें खुशी थी कि आज होगा काम, काल होगा, करते करते 5-6 साल वो भी गुजर चुके हैं। इस अंधी और बहरी सरकार तक पहुंचाती है। हमारा मकसद ये है कि हम पीएचई टेलीविज़न जो हैं, आज हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल है, इस पर हम बैठे हैं। हमारा मकसद यही है कि सबसे पहले हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। हमारे साथी जो हैं वो इस वक्त रिटायर के मोड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमसे काम ले रही है, लेकिन हमारा हल कोई नहीं कर रही है। ना ही हमें वक्त पर वेजेस दी जाती है, ना ही हमें परमानेंट किया जाता है। हमारी 72 महीने की जो पेंडिंग सैलरी है वो बकाया है। उसके बाद हम यहाँ की गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करते हैं। पुंछ के सुरनकोट में शराब की दुकान खोलने के जामिया मस्जिद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाम गौसिया जामिया मस्जिद के साथ वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल हमीद मनसाह के उपराज्यपाल से शराब की दुकान खोलने की अनुमति न देने की अपील की है। आज जैसे सभी उलमा हजरात यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो ये किस कारण हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मरकजी जामा मस्जिद और सदर दफ्तर जमात अहले सुन्नत सुरनकोट में हम तमामी उलमा इकराम, जिनमें हमारे सियालों से हज़रत मौलाना गुलजार साहब और कोठा से हज़रत मौलाना सैयद नज़र साहब और अपनी मरकजी जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब और हमारी जमात के रियासती सदर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत साहब और हमारी इस मस्जिद के सदर कमेटी के जनाब अब्दुल हमीद मनाज साहब और अकबरी जामा मस्जिद के इमाम हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब और हाफिज जहांगीर साहब जो रज़ा जामा मस्जिद है, ये उलमा इकराम और दीगर कसीर तादाद में उलमा इकराम और हमारे यहाँ के सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो यहाँ आज हाजिर हुए हैं। हमारा एक जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है या इकट्ठा होने का मकसद है वो ये है कि फिर सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर
या राजौरी और पुंछ में अलग अलग मकामात पर जो है दोबारा शराब खाने खोले जा रहे हैं, और कहीं पर दोबारा और कहीं पर पहली बार आ रहे हैं। तो हमने पहले भी यहाँ सुरनकोट में एक शराब खाना चल रहा था, बड़ी मेहनत करके उलमा ने और यहाँ के जितने भी बागयूर मुसलमान थे उन सब ने मिल करके उसको यहाँ बंद कर दिया था। तो उसी ताल्लुक से आज हम यहाँ तमामी उलमाए इकराम और हमारी सिविल सोसाइटी और तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि जिस तरीके से पहले चलता हुआ हमने यहाँ बंद कर दिया है, अब दोबारा किसी सूरत में भी हम यहाँ शराब खाना खोलना जो है या खुलवाना गवारा नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। सईद साहब, जैसे शराब को लेकर सभी उलमा हज़रात ने अपने अपने ख्यालात बयान किए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस शहर में पहले भी एक शराब की दुकान थी, उस सिलसिले में यहाँ बहुत जद्दोजहद और बड़ी तलखी भी हुई, आपस में नाराज़गियाँ हुई आपस में मुसलमानों को, तो वो दुकान ख़त्म की। उसके बाद यहाँ यूटी बनाया गया, लॉकडाउन हुआ, आदबंदी की बात हुई, तो मतलब मुसलसल परेशानियां हैं। अब हम नहीं चाहते, मैं शहर के सभी लोगों को, मुसलमानों को, चूँकि हम मुसलमान हैं, शराब पीना हमारे यहाँ हराम कतई है। अगर कोई आदमी शराब को हलाल समझता है तो वो काफिर है। तो पीने वाला आदमी या पिलाने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला, उन सब को इस्लाम ने फासिक और फाजिल कर दिया है, और ऐसे लोगों के साथ सलाम कलाम करना, चलना फिरना सब मना है। तो मैं सब लोगों को गुजारिश करूंगा कि ये जो शराब की दुकान की बात चल रही है वार्ड नंबर 3 में या सुरनकोट कहीं भी या डिस्ट्रिक्ट में, वो सब लोग मिले और इस शराब को बंद करें। तो गवर्नर साहब जो LG सिन्हा साहब हैं, हमारी 2-3 बार मुलाकात भी हुई है, वो एक अच्छे आदमी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बजाय शराब खाना खोलने के यहाँ कोई फैक्ट्री दे, ताकि लोग कारोबार करें, बेरोजगारी खत्म हो। तो फिर ये बताओ कि शराब पियेंगे, ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी किस्म का खलफशार हो, पुरअमन माहौल हम रखना चाहते हैं। इंतजामिया से, DC साहब से, SP साहब से उन तक वहाँ बात पहुँचाना चाहते हैं, चूँकि हमारी दूसरी मीटिंग जो रियासती सदे की है वो परसों इंशाल्लाह पुंछ में होगी, हम उसमें गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि यहाँ बार बार हमको परेशान किया जाए। अगर किसी किस्म का भी खलफशार होगा तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। इमाम साहब, जैसे शराब को लेकर आज सभी उलमा हज़रात यहाँ बैठे हैं, तो अपनी अपनी राय हर उलमा हज़रात ने रखी हैं, तो आप अपनी इस तरफ से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर ये बुजुर्गान दीन का एक चमन है, और इसमें बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने जो है इसको लोगों को संवारा। लेकिन अब लोगों को इसकी तरफ माहिर किया जा रहा है कि बजाय स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, शराब की तरफ लोगों को लाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पहले भी एक शराब खाना था, तो सब लोगों ने मिल करके उसको यहाँ से बंद करवाया। अब दोबारा सुनने फिर आया कि फिर यहाँ पर सुरनकोट में। और हमीद साहब, जैसे मौलाना मजीद साहब ने कहा कि सरकार यहाँ पे शराब खाना खोल रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना सैयद बशार हुसैन शाह साहब रज़वी, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब, जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और बाकी दीगर जो पेशाने से लेकर कराए तक मौलाना साहिबान यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे अहले सुन्नत जमात के। मैं ये गुजारिश करूँ कि मौलाना अब्दुल मजीद साहब के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हमें मज़ीद और बात कहनी है। जैसे कि इन्होंने फरमाया कि कोई धर्म नहीं चाहता, कोई मजहब नहीं चाहता कि हमारे बच्चे शराबी बने और बेहशकी की हालत में वो तबाह बर्बाद हो। कोई चाहे हिंदू मजहब हो, मुसलमान मजहब हो, सिख मजहब हो, ईसाई मजहब हो, सब मजहब जो है इससे नफरत करते हैं।
जैसे पिछले दिनों जम्मू में भी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि शराब खाने के ये शराब खाना जितना भी इनको बंद किया जाए। अगर सरकार और खोलना चाहती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दफ़ा 370 हटाने के बाद 35A हटाने के बाद स्टेट को ख़त्म करने के बाद ये कौन सी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे लोगों को लगाना चाहती है। हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं, चाहे वार्ड नंबर 3 हो, वार्ड नंबर 1 हो, कोई भी वार्ड हो। यहाँ मैं एक म्यूनसिपैलिटी का यहाँ जिम्मेदार भी हूँ, मेंबर भी हूँ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। गांव, गलियों और मोहल्ले में नुक्कड़ सभा का दौर भी तेज है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा और उनके समर्थकों ने टांडा में बड़ा चित्तौरा में नुक्कड़ सभा अपने समर्थन में वोट मांगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की लोगों से अपील भी की है। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।